Welcome friends for UPSC ALC exam, UPSC Assistant Labor Commissioner with Ministry of Labor and Employment. So इस वाले एग्जाम्स के लिए we are doing a six parts video series. So this is part one, and in this part one, what we will discuss, what is expected exam date. So last date of form filling is 1 दिसंबर 2022. तो पेपर कब हो सकता है? What is syllabus of exam? यूपीएससी हैज नॉट डिस्क्लोज्ड एनी सिलेबस इन द नोटिफिकेशन. तो सिलेबस कहां से आएगा और क्या हमें कवर करना है? व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल? व्हाट इज वेटेज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स इन द एग्जाम? या फिर कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है? व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम प्रीवियस पेपर्स. इससे पहले एएलसी कब हुआ? 2017 में हुआ. उससे पहले कब हुआ? 2015 में हुआ. उससे पहले कब हुआ? 2013 में हुआ. सो फ्रॉम दोज ईयर्स व्हाट वी कैन लर्न. देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ? कितना कट ऑफ इस बार यूपीएससी एएलसी में जा सकता है? देन हाउ टू अप्रोच दिस एग्जाम, कैसे तैयारी करना है? व्हाट इज द वे यू हैव टू you have to handle it. And finally, what is plan of human peritus for UPSC ALC exam? So guys, this is part one. So हम लोगों ने क्या किया है? So we have broken down everything into 6 parts. So this is part 1, which is oral strategy. पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी की, जैसे लेबर लॉज, आईआर, लेबर वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, इसके अंदर क्या पढ़ना है. पार्ट 3 में जनरल मेंटल एबिलिटी, पार्ट 4 में एचआरएम, पार्ट 5 में करंट इवेंट्स और पार्ट 6 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो दीज 6 पार्ट्स विल गिव यू अ वेरी गुड ओवरऑल आइडिया कि यूपीएससी एएलसी के लिए हम लोगों को करना क्या है. अच्छा, जो पार्ट 2 टू पार्ट 6 वीडियोस हैं, प्लीज अंडरस्टैंड ये हाई लेवल ज्ञान नहीं है, बट डिटेल्ड में हम लोगों ने एनालिसिस करके आप लोगों को बताया. जैसे कि जनरल मेंटल एबिलिटी का टॉपिक है, सो दिस इज नथिंग बट न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग. अब न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, नहीं पढ़नी है? आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है या नहीं करना है? प्रोबेबिलिटी करना है या नहीं करना है? सो व्हाट इज दैट बाउंड्री ऑफ सिलेबस जो आपको करना है? सिमिलरली कितने लेबर लॉ आपको करने हैं, कौन सा लेबर लॉ के अंदर क्या करना है, सेक्शन नंबर याद करना नहीं करना है, पुराने लेबर एक्ट पढ़ने हैं, 4 नए लेबर कोड पढ़ने. तो उस लेवल का डिटेल्ड एनालिसिस हर एक पार्ट में है. जैसे कि करंट अफेयर में कब से कब तक का करंट अफेयर हमें पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना है, क्या सिविल सर्विसेज वाले लेवल का पढ़ना है, अगर नहीं तो फिर किस लेवल का पढ़ना है. सो गाइज, दिस इज द डिटेल टॉपिक वाइज एनालिसिस. सो पूरा जो एएलसी का सिलेबस है, दैट हैज बीन ब्रोकन डाउन इनटू दीज पार्ट 2 टू पार्ट 6, पूरा एएलसी का सिलेबस. एंड अकॉर्डिंगली एक एक को टॉपिक वाइज हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है फॉर दोज गाइज जो पूरा जो खुद से तैयारी कर रहे हैं. इफ यू आर एनरोल्ड विद ह्यूमन पैटर्स, फिर आपको कुछ नहीं करना, जो हमने दिया है आंख बंद करके वो सब कर लेना है. बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन, देन यू शुड डेफिनेटली गो थ्रू पार्ट 2 टू पार्ट 6. बट पार्ट 1 सभी को देखना है, जो कि हम आज वाला वीडियो है जिसमें हम टोटल बात करेंगे एक एक करके. ठीक है. सो गाइस, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एग्जाम पैटर्न पे. ठीक है. सो एग्जाम पैटर्न में चीजें कुछ कुछ देख लेते हैं. सबसे पहले आपके पेपर में 120 सवाल होंगे. ठीक है. हर एक सवाल 2.5 मार्क्स. सो 300 नंबर का रिटर्न होगा. देयर इज नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3. रिटर्न और इंटरव्यू का वेटेज पहले यूपीएससी एग्जाम में 50-50 होता था, पर अभी कुछ साल से 75-25 विल बी द वेटेज. 75% फॉर द रिटर्न एंड 25% फॉर द इंटरव्यू. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 300 नंबर यहां से आएंगे, ये आपका रिटर्न के होंगे और 100 मार्क्स आपके इंटरव्यू के होंगे, और इसको मिला के आपका ओवरऑल स्कोर बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी. अब की बार जो नोटिफिकेशन आया उसमें कितनी सीट्स हैं? दे आर 29 सीट्स. एलिजिबिलिटी, अब गाइस एलिजिबिलिटी को लेके काफी लोगों को काफी ज्यादा डाउट्स हैं, स्पेशली कि उनके पास डिप्लोमा है, डिग्री है, एचआर है, वो सब किस सब्जेक्ट में किया है. आप सभी लोगों के लिए वी हैव पुट अप अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ ह्यूमन पैटर्स. उसका नाम है ऑल डाउट्स अबाउट एलिजिबिलिटी. उसको देख लीजिए, एंड एलिजिबिलिटी को लेके जितनी भी क्वेरीज है, आई एम श्योर दे विल गेट सेटल्ड. सो देयर इज अ डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो ऑन द एलिजिबिलिटी. अब बात कर लेते हैं कंपटीशन की. सो
इससे पहले जब एएलसी हुआ दैट वाज इन 2017। कब? 25 नवंबर 2017 को पेपर हुआ था पिछला एएलसी का। सो देवर 35 सीट्स, ठीक है। सो इन 35 सीट्स के लिए देर वर अप्रोक्सीमेटली 3500 एस्पिरेंट्स, मतलब 100 में से एक आदमी सिलेक्ट हुआ था, ठीक है। अब ये है डेटा 2017 का। अब सवाल ये आता है कि 2023 में जब आपका पेपर होगा तो उसमें क्या होगा। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ सीट्स आर 29 विच वी नो, लेकिन कितने लोग इसके एस्पिरेंट होंगे। सो गाइज हमारा ऐसा गेस है, ठीक है, कि दिस नंबर इज गोइंग टू बी एटलीस्ट 15 to 20,000। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि पिछली बार 3,500 लोग थे तो अब की बार भी कुछ ऐसे 3-4 हजार लोग होंगे, ऐसा नहीं है। कम से कम दिस लाइक हाई लेवल गेस, कम से कम 15-20 हजार लोग तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे। कम से कम बता रहा हूँ, 40,000 भी हो सकते हैं। कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वाई हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? because the awareness level of recruitment exams has significantly increased in last few years, especially because of YouTube, social media, ये सब लोगों को अब ज्यादा लोग अवेयर हो गए अबाउट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। इवन जो एएलसी का एलिजिबिलिटी है उसके बारे में भी पहले लोगों को पता नहीं था कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं, लेकिन नाउ मोर एंड मोर पीपल आर अवेयर दे आर एलिजिबल, देयरफॉर दिस नंबर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी मच मच हायर दिस टाइम एंड कंपटीशन लेवल इज गोइंग टू बी मच मच मोर। मैं आपको एक और डेटा पॉइंट देता हूं समझने के लिए कि हाउ थिंग्स आर चेंजिंग। सो जो ईपीएफओ का पेपर हुआ था, ईपीएफओ का पेपर इससे पहले 2017 में हुआ और उसके बाद लास्ट ईयर 2022 में हुआ, ठीक है। जो 2017 में ईपीएफओ का पेपर हुआ था उसमें अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख लोग उसके एस्पिरेंट थे। डू यू नो व्हाट वाज द नंबर इन 2022, उसके 4 साल बाद? 9.5 लाख अप्रोक्सीमेटली एस्पिरेंट थे। सो दिस कैन गिव यू अ वेरी गुड प्रोक्सी आइडिया कि द कंपटीशन लेवल फॉर यूपीएससी एएलसी एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी गुड। सो बी रेडी, और जो भी आप मेहनत कर सकते हो प्लीज डू दैट। लेट्स कम टू नाउ एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, कि एग्जाम कब हो सकता है। और इसके बारे में ये ऐसी चीज है कि सबके पास इसके बारे में कुछ ना कुछ विचार है, कि बिकॉज इट्स एक्सपेक्टेड वर्ड आ गया इसका मतलब एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू गेस, ठीक है। सो गाइज हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली हम काफी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स करते हैं यूपीएससी के, जैसे ईपीएफओ, ईएसआईसी, एडमिन ऑफिसर। अब एडमिन ऑफिसर जीएसआई के लिए, एडमिन ऑफिसर डीआरडीओ के लिए, एडमिन ऑफिसर बीआरओ के लिए, फिर इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 1 लेबर ब्यूरो का जो पेपर होता है, ठीक है। सो हम काफी ना एग्जाम्स का हम लोग ट्रैक करते हैं, ठीक है। सो अब इस वाले यूपीएससी एएलसी के लिए भी, ठीक है, ये गेस करने के लिए कि एग्जाम कब हो सकता है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जितने भी पुराने रिक्रूटमेंट एग्जाम हुए यूपीएससी के 20-22 के करीब हुए हैं पिछले 7-8 साल में, एक एक को ना हमने ऐसे एनालाइज किया कि कब फॉर्म भरे गए और कब पेपर हुआ। फॉर एग्जाम्पल जो पिछला एएलसी का पेपर था वो नवंबर 2016 में फॉर्म भरे गए और नवंबर 2017 में ठीक एक साल बाद ये पेपर हुआ था पिछला एएलसी का। इस तरह बाकी भी एग्जाम्स हम लोगों ने देखा कि कब फॉर्म भरे गए, कब फिर पेपर हुआ, और पूरी लिस्ट हमारे पास है, मतलब यू कैन लुक इनटू दिस, ठीक है। अब इस लिस्ट का निचोड़ क्या है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम इट, ठीक है। ठीक है, हमारा ऐसा मानना है कि यूपीएससी के जो रिक्रूटमेंट एग्जाम की जो अर्लीस्ट डेट है वो है 4 मंथ्स। 4 महीने से पहले तो आज तक कोई भी नहीं हुआ है, ठीक है। और जो लेटेस्ट है वो है 15 महीने। सो काफी काफी मतलब ब्रॉड रेंज है, 4 से 15 महीने भी, ठीक है। लेकिन ऑन एन एवरेज लोगों को हर एक एग्जाम के लिए ऑन एन एवरेज 6-7 महीने का समय तो मिलता ही है। सो अब अगर हम लोगों के फॉर्म भरे गए हैं नवंबर 2022 में, अगर फॉर्म भरे गए हैं, हमारा ऐसा मानना है कि यूपीएससी एएलसी का पेपर मार्च या अप्रैल 2022 से पहले तो होने का चांस इज वेरी लो, ठीक है। उसके बाद कभी भी हो सकता है अगले साल जुलाई में, अगस्त में हो, लेकिन मार्च अप्रैल से 22 से पहले होने का चांस एएलसी का इज वेरी लेस। सो
और आइडिया है कि कम से कम तुम लोगों को 4-5 महीने तो कम से कम मिलेंगे ही, ठीक है। एंड इसका इसका हमारे पर इम्पैक्ट क्या है? हमारे ऊपर इम्पैक्ट ये है इस सारे जानकारी का कि हमें अपना प्रिपरेशन, हमें अपना तैयारी इस तरह प्लान करना है कि हम एट मैक्स फरवरी एंड तक हम अपना सिलेबस पूरा कर लें। सो दिस शुड बी अवर टारगेट कि तब तक हम अपना तैयारी शुरू कर लें, उसके बाद पेपर चाहे मार्च में हो जाए। क्योंकि एक चीज और है, जब एग्जाम डेट होगा ना, उसे नोटिस 1 महीना पहले ही आएगा वो। सो यू डोंट गेट मच टाइम, 1-1.5 महीना पहले आएगा कि तो एकदम आ जाएगा, 15 फरवरी को आ जाएगा कि 15 मार्च के आसपास पेपर है कभी। अब आई एम श्योर काफी लोग ये सब गेस भी करते हैं कि यूपीएससी के कैलेंडर में एक रिक्रूटमेंट एग्जाम का डेट कौन सा है, वो सब है। लेकिन देखिए कैलेंडर में तो हर महीने, हर 2 महीने में डेट होता है, उसे दैट डजंट मेक एनी सेंस, इसलिए हम उसको नहीं करते हैं। सो ऑफ कोर्स 100% गेस कर पाना संभव नहीं है, बट हम इस तरह टारगेट लेके चल सकते हैं कि हम अपना सिलेबस फरवरी 2022 तक खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फरवरी एंड तक खत्म कर लेते हैं। उसके बाद जब भी होगा वी आर रेडी टू एग्जाम में हम जाके अपना तैयार हैं उसको करने के लिए, एग्जाम को देने के लिए, ठीक है। सो अनदर थिंग गाइस, क्योंकि एलयू का फॉर्म भी आया हुआ है, और क्योंकि एलयू का फॉर्म भी आया हुआ है और एएलसी का भी है, और एएलसी और एलयू दोनों का पेपर एक ही होगा, सेम पेपर होगा दोनों का। सो इससे हमें लगता है कि शायद प्रोबली थोड़ा जल्दी होना चाहिए चीजें। सो दिस इज आल्सो अनदर डेटा पॉइंट विच वी कैन शेयर विद यू। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज सिलेबस ऑफ यूपीएससी एएलसी एग्जाम। सो गाइस, सबसे पहली चीज कि यूपीएससी यूपीएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में कोई सिलेबस डिस्क्लोज नहीं किया है। मे बी कुछ लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, तो ऐसा नहीं है। डेफिनेटली यू विल हैव अ रिटन एग्जाम। अब गाइस, यूपीएससी का जो ट्रेंड है, मतलब यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स का जो ट्रेंड है, उसको समझना होगा कि वो कैसे काम करता है। सो यूपीएससी नोटिफिकेशन लेके आता है, लोग अपना फॉर्म भरते हैं। इफ नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स आर हायर तो रिटर्न होता है, अगर वो काफी कम है तो डायरेक्ट इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है। अब वो नंबर क्या है? अगर 500 लोग भी है ना, अगर 500 लोग भी हैं तो यूपीएससी यूजुअली रिटर्न करता है। अब तुम्हारे तो मतलब हजारों में होने वाले हैं, तो किसी को हल्का सा भी डाउट नहीं होना चाहिए कि रिटर्न होगा या नहीं होगा। अब बात आती है, अगर रिटर्न होगा तो यूपीएससी ने सिलेबस क्यों नहीं बताया? सो गाइस, यूपीएससी क्या करता है, जब एग्जाम डेट देगा तभी यूपीएससी एक दूसरा नोटिफिकेशन निकालेगा जिसमें पूरा सिलेबस अच्छे से लिखा होगा। अब जो सिलेबस 2017 में आया था, ये सिलेबस है वो आपके सामने है, जो सिलेबस 2017 में आया था, ठीक है। अब ऑफ कोर्स हम कर क्या सकते हैं? वी कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग विद दिस सिलेबस। हमें इस वाले सिलेबस से ही हमें अपना तैयारी शुरू करना है, ठीक है। ऑफ कोर्स अब मे बी यूपीएससी सिलेबस चेंज कर दे, मतलब अगेन, हालांकि हमारा ऐसा मानना है कि प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस कि सिलेबस चेंज होगा, ठीक है। स्टिल अगर यूपीएससी सिलेबस चेंज कर देगा, तभी भी कुछ थोड़ा बहुत ही कीवर्ड आगे पीछे होगा। लेबर लॉज कभी नहीं हट सकते, एचआर कभी नहीं हट सकता। क्यों नहीं हट सकता? बिकॉज यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। अगर आप असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या वेलफेयर कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर की बात कर रहे हो, आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जॉब में जा रहे हो, आपको ऑफ कोर्स एचआर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो उसकी इतनी चिंता मत कीजिए। अगर वेरिएशन होगा भी, हल्का फुल्का होगा, जैसे कि मे बी शादी के समय इंग्लिश डाल देंगे वो लोग, अगर अगर उन्हें डालना है तो, हालांकि उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। सो इस वाले सिलेबस के साथ स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सिलेबस जब आएगा फिर मैं तैयारी शुरू करूंगा, तो थोड़ा दिक्कत है। क्यों है? क्योंकि वो तो एग्जाम से 1 महीना पहले आएगा, 1 महीने में आप पूरा कर नहीं पाओगे, बाकी लोगों से आप पिछड़ जाओगे। तो इस वाले सिलेबस के साथ ही आपको तैयारी करना है। अब गाइज अगेन, जो ये सिलेबस दिखता है ना, सिर्फ इतना से समझ डेवलप करना मुश्किल है। तो मैंने इसके अंदर, डेफिनेटली इसके अंदर तुम्हें जाना होगा। और इसके जैसे कि मैं तुम्हें एक दो एग्जांपल दे सकता हूं कि जैसे एचआर है, ठीक है। सो एचआर में सिर्फ एचआर नहीं पढ़ना है, हमें एचआर भी पढ़ना है, हमें ओबी भी पढ़ना है, ठीक है। अ, उसके अलावा जैसे लेबर लॉज है, आप लोगों के एक्ट में कितने लेबर लॉ लिखा हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेबर एक्ट हम लोगों को लिखा हुआ है, करेक्ट।
लेकिन आपको 7 नहीं, आपको 7 तो ये हो गए, ये 7 हैं, उसके अलावा आपको 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, आपको 17 लेबर एक्ट पढ़ने हैं, 8 नहीं पढ़ने हैं। और हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऑफ कोर्स आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, विच आर पार्ट 2 टू पार्ट 6, जिसमें डिटेल्ड एनालिसिस हम लोगों ने किया है। लेकिन फंडामेंटली हमारा ये सब बातें कहां से आ रहा है? बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ प्रीवियस पेपर्स ओनली। फॉर एग्जांपल, आपको प्रीवियस पेपर में आपको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के सवाल मिलेंगे, और प्रेस पेपर पब्लिकली अवेलेबल, आप देख भी लेना। फैक्ट्रीज एक्ट के सवाल मिलेंगे ही मिलेंगे, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट के सवाल मिलेंगे मिलेंगे। तो आल्दो सिलेबस में सिर्फ 7 एक्ट दिए हुए हैं, लेकिन आपको 17 लेबर एक्ट करने हैं। सो गो थ्रू दोज पार्ट 2 टू पार्ट 6। ऑफ कोर्स इफ यू आर एनरोल्ड विद ह्यूमन पेरिटस, फिर आपको ये सब कुछ भी करने का नीड नहीं है। जो हमने दिया है उसको आंख बंद के करना है। कोई दूसरा बुक नहीं छूना है, कोई बेयर एक्ट नहीं छूना है, कोई प्रीवियस पेपर नहीं करना है। जो हमने दिया वही करना है। अगर एक बार हमारा सिलेबस कर लेते हो, तब भी कोई दूसरी किताब नहीं करनी है, उसके बाद भी हमारे सिलेबस को ही दूसरी बार तीसरी बार करना है, ताकि याद हो जाए चीजें, ठीक है। अब जब मैं हमारा सिलेबस करने की बात करता हूं, 3 चीजें: वीडियो क्लासेस, प्रिंटेड बुकलेट्स और ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक, तीनों करना है। सिर्फ ये मत बोलना कि मैं सिर्फ बुक पढ़ के चला गया और फिर मुझे सवाल नहीं मिले, नहीं, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक भी करना है, ठीक है। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस। सो गाइज, इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये जो सिलेबस है, इससे यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सो जो ह्यूमन पेरिटस का वेबसाइट है, उस पर एएलसी का पेज है, उस पर भी हम लोगों ने ये सिलेबस अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। सो नाउ अवर सिलेबस स्टोरी इज क्वाइट sorted. So guys, before I move up, let me tell you who we are. So I am from ह्यूमन पेरिटस, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, एंड मैं बाकी तो चीजें हम लोग करते हैं, मैं यूपीएससी एएलसी के एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में ही बता देता हूँ। सो एएलसी में वी आर यूनिकली पोजिशन टू असिस्ट यू। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? ऑन द वन हैंड वी आर वेरी वेल नोन, very well known market leaders for management, commerce, HR, labor laws, इन सब सब्जेक्ट्स के लिए। ऑन द अदर हैंड, जो यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स का जो अंडरस्टैंडिंग है, वो भी हमारे पास काफी सालों से है। सो दिस क्रिएट्स अ यूनिक सिनर्जी की, जिससे वी आर एबल टू गेट सम वैल्यू टू यू गाइज फॉर यूपीएससी एएलसी एग्जाम। इनफैक्ट जो पिछले वाला एएलसी हुआ था, जो कि 2017 में हुआ, जिसमें 35 लोग सिलेक्ट हुए थे ऑल ओवर इंडिया, उसमें से एवरी 5th पर्सन वाज अ ह्यूमन पेरिटस स्टूडेंट। सो व्हाट यू शुड आल्सो डू, इन फैक्ट आई विल टेल यू अ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज टू डू, ठीक है। सो go to website of human peritus. So and this is a website of human peritus. Go to ALC पेज, ठीक है। और ALC के पेज के अगर आप आओगे, तो इसके बीच में कुछ वीडियो इंटरव्यूज हैं, जो कि 2017 के जो लोग सक्सेस हुए थे, इसमें साक्षी चुक का इंटरव्यू आपको जरूर देखना है। सो लॉट ऑफ नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स विच शी हैड शेयर्ड, कैसे तैयारी करना है। संजीत का भी देख लेना, ठीक है। बट मेक श्योर कि आपको ये दोनों इंटरव्यूज आप यूपीएससी एएलसी की तैयारी शुरू करने से पहले आप जरूर एक बार देख लें। ऑफ कोर्स इसी पेज पर आपको बाकी चीजें भी समझ में आएगा कि कैसे तैयारी करना है, कैसे बुकलेट्स है, कैसे क्लासेस है। काफी एक इंटरेस्टिंग एफएक्यू भी है कि क्या आप लोग करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है। सो गाइस, लेट मी कम बैक और वापस आते हैं, एंड लेट्स मूव ऑन कि हम लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। Now let us look at what is weightage of different topics in the UPSC ALC exam, ठीक है। So guys, this is the weightage of topic जो कि 2017 के पेपर में और 2015 के पेपर में ऑफ यूपीएससी एएलसी, ठीक है। सो हम वेटेज वाला बात क्यों डिस्कस कर रहे हैं? व्हाट इज द आइडिया? किसी भी एग्जाम को देखने से पे हमें ये इच्छा होती है जानने की क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम है, किस पे मैं ज्यादा फोकस करूं, किस पे मैं कम करूं। दैट इज अ वेरी यूजुअल अर्ज जो हम लोगों के पास होती है। अब गाइस, कुछ छोटे छोटे ट्रेंड देखो आप, ठीक है। जो 2015 में एएलसी का जो पेपर हुआ, उसमें 46 सवाल आए लेबर लॉज पे, जो कि 2017 में 62 सवाल आए लेबर लॉज पे, ओके। इंडियन पॉलिटी पे 2015 में 24 सवाल आए, जो कि कम होके 2017 में सिर्फ 10 सवाल
10 सवाल जो कि कम कम होके रह गए। जनरल मेंटल एबिलिटी के 2015 में 15 सवाल आए जो कि अगली बार होके 10 रह गए। तो गाइस इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे क्या सीखना है? सिलेबस तो ऑफ कोर्स सिलेबस तो वही है, सिलेबस डज नॉट चेंज। सो पहली बात हमें यह समझना है कि जो यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं उनमें जो वेटेज ऑफ टॉपिक्स है वो वेरी करता रहता है। सो किसी भी एक पेपर को देख के तुम प्री कंसीव्ड नोशन नहीं बना सकते कि इससे तो इतने सवाल आते हैं, ठीक है। अब और दिस इज नॉट विद एएलसी, जितने भी बाकी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स आप किसी का भी ट्रेंड आप मतलब देख सकते हो। जैसे ये ईपीएफओ का पेपर है जो कि पहले 2017 में हुआ, फिर 21 में हुआ। 17 में करंट अफेयर के 10 सवाल आए, 21 में 15 हो गए, ठीक है। लेबर लॉज के 17 में 20 आए, अगली बार लेबर लॉ के 10 सवाल हो गए। सो अगेन, एंड ये हमने एक दो तो हम आपको एक दो दिखा रहे हैं, हम सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को रेगुलरली स्टडी करते हैं, उसके बाद ही ये हम आपको बात बता रहे हैं। सो गाइज इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे एक ही बात सीखने को मिलती है कि इससे कुछ नहीं सीखना है, ठीक है। द वेटेज ऑफ टॉपिक्स विल कीप ऑन वेरिंग, ओनली मेथड, ओनली फॉर्मूला टू अचीव द सक्सेस, हमें अपना 100% सिलेबस अच्छे से ही करना है, बस यही एक तरीका है। एंड स्पेशली एक ऐसा एग्जाम जिसमें कट ऑफ काफी ज्यादा जाता है, उसमें तो डेफिनेटली ये चीज काम नहीं करेगी कि मैं किसी चीज को छोड़ दूं, किसी को कम कर लूं, किसी को ज्यादा कर लूं। ऑफ कोर्स दैट इज अदर थिंग कि कुछ चीजें ज्यादा स्कोरिंग होती हैं, कुछ चीजें कम स्कोरिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लेबर एक्ट अच्छे से पढ़ोगे उसका सवाल डेफिनेटली आएगा, लेकिन करंट अफेयर का एक टॉपिक अच्छे से पढ़ोगे तो आपको नहीं पता कि उसमें सवाल बनेगा या नहीं बनेगा, आएगा, तुम सोच पाओगे नहीं सोच पाओगे। आरओआई एक अलग बात है, किससे कितना आरओआई मिलेगा, लेकिन फ्रॉम कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू हमें 100% सिलेबस करना है। इसमें किसी को थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई प्री कंसीडर्ड नोशन नहीं रखना है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला कम इंपॉर्टेंट है। लेट अस नाउ लुक एट कि यूपीएससी एएलसी एग्जाम के लिए कट ऑफ कितना हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज द कट ऑफ की जो कि 2017 वाले पेपर में था, फ्रॉम कितना, 300 मार्क्स में से। सो ये रिटर्न का कट ऑफ है, मतलब किसी के रिटर्न में इतने नंबर आए तो उसको इंटरव्यू देने का मौका मिला, ठीक है। सो अब जैसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 191 है। सो गाइस अगर 191 है, 300 मार्क्स का था, तो अगर मैं 191 को मैं 2.5 से डिवाइड कर देता हूं, सो आई विल गेट अप्रोक्सीमेटली 77। इसका मतलब 120 में से 77 अगर सवाल ठीक किए नेगेटिव मार्किंग के नंबर काटने के बाद, तो आपको इंटरव्यू का कॉल आया। सिमिलरली अगर मैं ओबीसी के लिए देखता हूं, ओबीसी के लिए अगेन यू कैन, बाकी तुम लोग खुद से भी गणित कर सकते हो। ओबीसी के लिए अप्रोक्सीमेटली जिसके 120 में से 70 सवाल ठीक थे उसको इंटरव्यू का कॉल आया, एंड दिस वाज द कट ऑफ इन 2017। अब गाइस बिफोर की वी जंप ऑन टू कंक्लूजन की इससे हम क्या सीख सकते हैं जब हम 2023 में एएलसी का पेपर लिखेंगे, लेट मी शेयर विद यू आर डेटा पॉइंट विद यू, ठीक है। अब जो ईपीएफओ का पेपर है, ईपीएफओ का, ठीक है, ये 2017 में हुआ और फिर ये 2021 में हुआ, ठीक है। अब जो 2017 में जो ईपीएफओ का पेपर हुआ उसमें, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज पब्लिकली अवेलेबल ऑन द यूपीएससी वेबसाइट, ठीक है। उसमें जिसने 120 में से अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात कर रहा हूं, जिसके 58 सवाल ठीक हुए उसको इंटरव्यू का कॉल आया, ठीक है। जब ये सेम पेपर 2021 में हुआ तो उसमें 120 में से जिसके 78 टू अप्रोक्सीमेटली 80 के करीब सवाल ठीक थे उसका इंटरव्यू का कॉल आया। गाइस ये क्या हो रहा है, मतलब जंप ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स, 120 के पेपर में 20 नंबर का जंप कट ऑफ में, मतलब व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम इट? सो गाइस इससे हमें क्या समझ में आती है बात, और जो सीखना है कि जस्ट लाइक वेटेज ऑफ टॉपिक्स, द कट ऑफ विल आल्सो कीप ऑन वेरिंग। तो जब एग्जाम देने जाओगे तो कोई कट ऑफ का प्री कंसीव्ड नोशन लेके नहीं जाना है कि मैं तो कट ऑफ पिछली बार 77 था तो मुझे तो ये करना ही है। तो करना क्या है, डू योर बेस्ट,
जस्ट ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। ये बात दिमाग में रखो, अगर तुमने अच्छे से तैयारी किया है एंड यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट टू स्कोर, पेपर का लेवल डिफिकल्ट है, तो ये इस बात का कॉन्फिडेंस रखो कि बाकी लोगों को भी वो डिफिकल्ट ही लग रहा है। तो अननेसरी नेगेटिव मार्किंग की तरफ, नेगेटिव मार्किंग की दुनिया में मत जाओ, जितना आता है उस हिसाब से करो, ठीक है। और अच्छा इसको आप इस तरह भी सोच सकते हो, आपने देख लिया कि अनरिजर्व्ड का पिछला कट ऑफ था 77 सवाल मुझे ठीक करने 120 में से, ठीक है। तो अब आप एग्जाम देने जाते हो 2023 में, और मान लो आपने कर दिए ठीक 60 सवाल, आपको 60 सवाल आते हैं, ठीक है। और लेकिन आपके दिमाग में क्या है, 77 तो कट ऑफ था, 60 से तो कुछ होगा ही नहीं। तो आप क्या करोगे, आप फिर तुक्के मारने शुरू करोगे, ठीक है। एंड 1/3 नेगेटिव मार्किंग तुम्हें तबाह कर देगी। इट्स अ वेरी वेरी हाई, 1/3 काफी हाई नेगेटिव मार्किंग होता है, और तुम्हारा सब स्कोर वो इरोड कर देगी, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुक्के मारोगे, बिकॉज यू वांट टू रीच द फिगर ऑफ योर प्री कंसीव्ड माइंड की मुझे 77 के आसपास जाना है, और आप पेपर खराब कर दोगे। जब आप घर आओगे, जब रिजल्ट आएगा, उस दिन आपको पता चलेगा अरे पेपर तो डिफिकल्ट था एंड कट ऑफ इज 55 मार्क्स। अगर आपने 60 ही कर देता तो मैं तो आई आई वाज इन। सो गाइज, क्या समझ में आता है इस वाली बात से? पेपर में कट ऑफ को लेके कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं रखना है, अपने माइंड को ओपन रखना है, अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। जस्ट मैक्सिमाइज, 90 आते हैं 90 लो, 60 आते हैं 60 लो, जस्ट मैक्सिमाइज योर स्कोर। अननेसेसरी गलत सवाल नहीं करने। एंड देयर बी अ सेपरेट सेशन की कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करना है, वो सब ऑब्जेक्टिव टाइप में नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। बट अभी की बात ये कर रहे हैं कि इस कट ऑफ की स्लाइड से हमें क्या सीखना है, कि इस कट ऑफ की स्लाइड से हमें यह सीखना है कि हमें कुछ नहीं सीखना है, ठीक है। वी आर विद ओपन माइंड, पेपर में देख लेंगे, अपना जितना मैक्सिमम स्कोर हमसे बन पाएगा, विल डू दैट। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि यूपीएससी एएलसी के एग्जाम का तैयारी कैसे करना है। एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन गाइज की, और इससे हमें समझ में आएगा कि अप्रोच कैसे करना है, या फिर क्या गलतियां हम लोग करते हैं, क्या हमें नहीं करना, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सबसे पहला काम तो आप लोग क्या करना है, ऑफ कोर्स अपना सिलेबस देखना है। सिलेबस में आपके कुछ कीवर्ड दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सिलेबस में कीवर्ड दिया हुआ है एक एचआर, एक आपके सिलेबस में कीवर्ड दिया हुआ है लेबर लॉज, ठीक है। सो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस के कीवर्ड देखने हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको ना इन कीवर्ड्स की एक बाउंड्री बनाना है। आपको इन कीवर्ड्स की बाउंड्री बनाना है। बाउंड्री का मतलब क्या है, मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देके मतलब बताऊंगा। जैसे जैसे तुम्हारे सिलेबस में कीवर्ड है जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसका मतलब होता है कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ठीक है। अब who will define the syllabus of numerical aptitude and reasoning, कैसे उसमें क्या करना है क्या नहीं? यूपीएससी ने तो नहीं बताया, यूपीएससी ने तो हाई लेवल कीवर्ड बता दिया, बाउंड्री तो यूपीएससी ने नहीं बताया। इस बात का फैसला कौन करेगा कि जब तुम जनरल मेंटल एबिलिटी पढ़ रहे हो, उसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? हु विल डिसाइड दीज थिंग्स? सो फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट दैट बाउंड्री कि मुझे करना क्या है। एंड दिस गोज विद सारे टॉपिक्स। अगर आप कोई भी बाकी टॉपिक्स भी आप देख सकते हो, जैसे कि मे बी हम लेबर लॉज ले लेते हैं, ठीक है। लेट मी टेक टॉपिक ऑफ लेबर लॉज, ठीक है। अब अगर लेबर लॉज में हमको चैप्टर नंबर या कई बार पार्ट्स भी दिया होता है, पार्ट्स याद करना नहीं करना है? बिल्कुल करना है। क्या हमें सेक्शन नंबर याद करना है? नहीं करना है। क्या हमको शेड्यूल के अंदर जो दिया हुआ वो याद करना है? नहीं करना है। लेकिन क्या शेड्यूल का नाम याद करना है? हाँ जी करना है। अमेंडमेंट्स कब कब वाले करने हैं? 2000 के बाद वाले सारे करने हैं। रूल पढ़ने हैं नहीं पढ़ने हैं? नहीं पढ़ने हैं। नए लेबर एक्ट, नए लेबर कोड में क्या करना है क्या नहीं करना? सो डिफाइन द बाउंड्री, डिफाइन द बाउंड्री फॉर एवरी कीवर्ड। अब ये बाउंड्री डिफाइन कैसे होगी, हर एक कीवर्ड की बाउंड्री डिफाइन कैसे होगी? जो हमारा पार्ट 2 टू पार्ट 6 है उसे अच्छे से देखना है। अच्छा, हम लोग कैसे पता चला
हमें यूपीएससी ने तो नहीं बताया कि बाउंड्री ये है भाई, चलो तुम लोग बाउंड्री डिफाइन करो हमारी। वी आर नॉट ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूपीएससी। हम लोगों ने क्या किया है, और ये तुम भी कर सकते हो, जितने प्रीवियस ईयर के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हैं उनके बेस पर ही हम लोगों ने बाउंड्री डिफाइन की है, एंड दिस बाउंड्री इज वर्किंग। जैसे अब ईपीएफओ का पेपर हुआ, उसमें 120 में से 105 सवाल हमारे कोर्स से आए थे, 120 में से 105। सो दिस बाउंड्री थिंग इज वर्किंग, बट वी हैव टू डिफाइन द बाउंड्री। हमें ऐसे नहीं करना है कि कोई न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड की किताब लेके आगे और करना शुरू कर दिया और हम उस पर लगे हुए हैं बस। फिर नहीं करना है। जैसे कि मतलब मैं तुम्हें कितने सारे, जैसे तुम्हारा रिक्रूटमेंट एग्जाम है, उसमें इस तरह के सवाल नहीं आते हैं कि जो एक सेट के बेस पे होते हैं, कि रीजनिंग में एक सवाल के बेस पे 5-6 सवाल होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट और वो सब। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए कि क्या नहीं आता है या क्या आता है। सो ऑफ कोर्स अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड हो, फिर आपको ये बाउंड्री बाउंड्री कुछ नहीं करना। जो हमने दिया है, हैव ट्रस्ट, और उसको आंख बंद करके सब कर लीजिए। बट तीनों चीजें करनी है, वीडियो क्लास भी देखनी है, बुकलेट भी पढ़नी है, और ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक भी करना है। 100% ये तीनों चीजें करना ही करना है, एक भी चीज नहीं छोड़नी। ऐसा नहीं कि एक कर लिया और एक नहीं किया। और बाकी किस बाउंड्री बनाना है सब, फिर हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं बाउंड्री, ये सब ये उन लोगों के लिए जो खुद से तैयारी कर रहे हैं कि हाउ दे हैव टू अप्रोच दिस एग्जाम। ठीक है, सो ठीक है, मैंने अपना कीवर्ड देख लिया, मैंने उसकी बाउंड्री बना ली। लेट अस कम टू नाउ नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब पढ़ाई कैसे करना है, कौन सी बुक्स है, कौन सा क्या करना है। सो गाइस लेट मी स्टार्ट विद कि क्या नहीं करना है। आई थिंक लेट स्टार्ट विद क्या नहीं करना है। अब गाइज यूजुअली हमारा क्या अप्रोच होता है, एंड वी हैव टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट। ठीक है, ये आजकल ज्यादा हो गया पिछले कुछ सालों से। यूजुअली हमारा अप्रोच क्या होता है कि जैसे कि मैंने ले लिया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ठीक है, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एक मेरा सिलेबस का एक सब टॉपिक है या कीवर्ड है। ठीक है, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को पढ़ने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं यूट्यूब पे जाता हूं मैं। ठीक है, और YouTube पे जाके मैं दो चीजें करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, पहली क्या है, YouTube पे जाके दो चीजें। पहली कोशिश कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मुझे कोई मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एक आधे घंटे की वीडियो में समझा दे। दूसरा मैं क्या कोशिश करता हूं कि मुझे कोई मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के इंपॉर्टेंट सवाल मुझे कोई बता दे। गाइज ये दोनों चीजें तुम लोगों को नहीं करना है। वंस अगेन, कोई ऐसा वीडियो जो पूरे उस सब टॉपिक को छोटा करके बता दे, या कोई ऐसा वीडियो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, कोई भी ऐसा वीडियो, ये तुम लोगों को नहीं करना है। एंड लेट मी कन्विंस दिस पॉइंट विद सम, एक छोटा सा आपको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, मैं आपको छोटा सा एक्सरसाइज करने को बोलता हूं, और ये सभी लोगों को करना है। मेरी बात ऐसे नहीं मान लेना है। ठीक है, सो तुम लोग क्या करना, तुम लोगों को ना यूट्यूब पे जाना है। ठीक है, अब अगर यूट्यूब पे जाके कोई यूपीएससी का रिक्रूटमेंट एग्जाम लेते हैं जो कि अभी पिछले कुछ दिनों में हुआ हो। सो मे बी हम लोग ले लेते हैं ईपीएफओ। ईपीएफओ का एग्जाम, यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम जो हुआ था, कब हुआ था, ये हुआ था शायद 5 सितंबर 2021 को शायद हुआ था। एग्जैक्ट डेट देख लेना, मुझे याद नहीं है। सो यूपीएससी ईपीएफओ, ठीक है, यूपीएससी ईपीएफओ के लिए मैं क्या करता हूँ, यूपीएससी में जाके एंड आई सर्च इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैंने गूगल पे सर्च कर लिया और अब बड़े सारे आपके पास आ जाएंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जैसे कि ये। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दीज गाइज, मतलब जो भी इन्होंने वीडियो बनाए हैं। ठीक है, अब जैसे इन्होंने बताया बताया कि ये लोग अपना जो मेहनत कर ही रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ठीक है, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ईपीएफओ एनफोर्समेंट ऑफिसर। और तो आपको इनमें से ना कुछ ऐसे वीडियो चूज कर लीजिए आप, जो भी आप कर सकते हो। ठीक है, एक ऐसे वाला वीडियो जो कि 5 सितंबर से पहले अपलोड हुआ हो। फाइंड आउट एनी सच वीडियो, फिर आप वो वाला वीडियो देखिए। 5 सितंबर वाला पेपर आपके पास है, अगर नहीं है तो यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर भी नहीं मिले तो हमसे ईमेल कर दो, हमारी टीम आपको भेज देगी। ठीक है, उसके बाद आप 2-3 वीडियो ऐसे देखो। और ये जो है ईपीएफओ मस्ट वॉच, ऐसे वाले सवाल आते हैं, मतलब इतना सारा कॉन्फिडेंस लोगों में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, और फिर देखो कि कितने सवाल हैं जो एक्चुअली पेपर में आए, और आपकी एकदम आंखें खुलेंगी, और आपका ना यूट्यूब से आपका ट्रस्ट ही आपका हट जाएगा। बट गाइज सिर्फ सिर्फ बात ये नहीं है, अच्छा बात ये नहीं कि यूट्यूब से पढ़ाई नहीं करना है। नो, आई एम टेलिंग यू समथिंग एल्स। मैं कह रहा हूं
do not make YouTube to be your primary source of studying. Don't make it a secondary source. तो प्राइमरी सोर्स क्या बनाना है, आई कम टू दैट। उसके लिए मुझे उस पे मैं मतलब अभी उस पे मैं अभी अभी आता हूं उस पे, ठीक है। सो सो गाइज, ये ये कुछ भी ऐसा चीज जो तुम्हारे एफर्ट को कम कर देती है टू कवर द सिलेबस, डू नॉट गो फॉर दैट। डू नॉट गो फॉर दैट। करना क्या है, वी हैव टू कम बैक एंड वी हैव टू स्टिक टू ट्रेडिशनल रिसोर्सेज ऑफ स्टडिंग। अब ट्रेडिशनल रिसोर्सेज क्या है, अब कुछ भी आपका जो भी है, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के लिए पहले आप बेर एक्ट पढ़िए, या फिर कोई ऐसा डिटेल्ड बुक जिसमें पूरा एक्ट दिया हो, बिना किसी अननेसेसरी गेस के कि ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है, वो वाला काम आप मत कीजिए। अनदर थिंग गाइज, इवन इफ इवन इफ इन यूट्यूब वीडियो से एक दो सवाल आ भी जाते हैं, आर दे सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम? एक ऐसे एग्जाम में जहां कट ऑफ अब 75-80 के आसपास है 120 में से, उसमें से अगर किसी ने 4 सवाल गेस भी कर लिया तो विल दे लीड यू टू सक्सेस? एब्सोल्युटली नॉट। सक्सेस का क्या तरीका है? सक्सेस का एक ही तरीका है, दैट यू हैव टू कवर 100% सिलेबस। कुछ भी ऐसा चीज जो तुम्हारा आसान करता है, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें बताता है, उस पर थोड़ा सा शक करना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है। अब बुक्स कौन सी पढ़नी है, आई लीव दैट अप टू यू, ठीक है। आपको अब जैसे फैक्ट्रीज एक्ट ही है, हम भी अपना प्रिंटेड बुकलेट हम लोग जो देते हैं उसको हमने कंसाइज करके हम लोगों ने बना दिया है। बट अवर इंटेंट इज नेवर टू टेल यू द इम्पोर्टेंट। हम उसका लैंग्वेज आसान करते हैं, हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, बट अवर इंटेंट इज नेवर टू टेक अवे थिंग्स फ्रॉम दैट विद द प्रीटेक्स्ट कि ये तो कभी आ ही नहीं सकता, तो इसका हम छोड़ देते हैं। नहीं, वी नेवर डू दैट। और जो हम लोग बताते हैं कि अभी यहाँ हम लोगों ने लिख दिया कि अभी 120 में से 105 वाला है, ये इसलिए नहीं आया कि हमें कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान है, या हम हमारे पास कुछ पेपर आउट हो गया था, या हमें कुछ एक्स्ट्रा विजडम है। नहीं, इसका एक ही कारण है कि पूरा सिलेबस करवा दिया, फिर तो आना ही है। अगर सिलेबस 100% आप लोग कर लोगे तो फिर देन देर इज नथिंग कि जो आपका सिलेक्शन होने से रोक सकता है। सो गाइज, वंस अगेन, स्टिक टू ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ स्टडिंग। यूट्यूब को सेकेंडरी सोर्स। एक बार आपने अपनी बुक से, एक बार आपने अपने बेर एक्ट से अपना पूरा पढ़ लिया, फिर यूट्यूब पे जाके उसके 50 सवाल लगा लो, वेरी गुड, वी आर ओके विद दैट। बट उससे शुरुआत मत करो कि मैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ढूंढ दिया, उसमें से कुछ मैं चीजें कर लूं। सो और अगर कोई भी ऐसा बोले कि ये सवाल, मतलब सवाल भी करो तो प्रैक्टिस के लिए करो, लेकिन इस तरह सोच के मत करो कि इंपॉर्टेंट सवाल है या ये आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, बिल्कुल भी नहीं। और अगर ऐसा कोई बात बोलता भी है तो फिर एक एनालिसिस कर लेना पेपर के बाद। इस वाले वीडियो को भी आज के दिन तुम दिमाग में रखना कि मैं पेपर के बाद चेक कर लूंगा, दोबारा से फिर एक बार सबकी आंखें खुल जाएंगी। ठीक है। सो गाइज, वंस उसके बाद सिलेबस पूरा करना है, फिर फाइनली आप लोगों को डेफिनेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही है, वट एवर सोर्सेज यू हैव। हम लोग भी उसके लिए करते हैं, अपना क्वेश्चन बैंक हम लोगों ने बनाया हुआ है। लेकिन हम लोगों ने अपना क्वेश्चन बैंक कहाँ से बनाया गाइस, बाय द वे? हम लोगों ने ऑब्वियसली बिकॉज अगर हम लेबर लॉज पढ़ा रहे हैं तो वी आर नॉट डूइंग इट ओनली फॉर एएलसी, हम यूपीएससी के बाकी एग्जाम्स के लिए भी करते हैं, फिर हम एचआर ऑफिसर के लिए, पीएसयूज, बैंक, यूजीसी। सो वी हैव गॉट दैट गुड रिपोजिटरी जिससे हम क्वेश्चन बैंक हम लोग बना के देते हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड नहीं हो तो आपको ना, जो ये 18 से 20 पेपर हैं यूपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं पुराने वाले, ये सारे के जो रेलेवेंट सवाल है वो आपको जरूर करने हैं। जैसे हर पेपर में मान लो जनरल मेंटल एबिलिटी या फिर कुछ में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड नाम दिया हुआ है, वो सवाल आपको करने हैं। वहां इंडियन पॉलिटी का जो सिलेबस के सवाल है वो करने हैं। जनरल इंग्लिश आप छोड़ सकते हो, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आप छोड़ सकते हो कि आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन इन 18 के 20 पेपर्स में जो आपके रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, जो आपके सिलेबस में ही है, सबसे पहला काम क्या करना है, पुराने पेपर के अलावा ये सारे एक एक पेपर डाउनलोड करके आंसर की कहीं से ढूंढ के ये काम करना है। गाइस, दिस विल गिव यू द लाइक द मोस्ट प्रिसाइज आइडिया कि यूपीएससी एएलसी के पेपर में
होता क्या है, सवाल कहां से बनता है। अनदर थिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए सी सेट के सवाल भी करने हैं। इनफैक्ट लेट मी शेयर यू वन थिंग, कुछ लोग जानते भी होंगे कि जो यूपीएससी में सी सेट का पेपर बनाते हैं, जो यूपीएससी में एएलसी का या किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जाम का, वो ना सेम ही टीम है, उनके सवाल भी रिपीट होते रहते हैं। एंड देयर इज अनदर वीडियो ऑन द यूट्यूब की कहां से पेपर बनता है, बट वो सारे सवाल भी आपको करने हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी की जो सी सेट में आए हैं फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। और कौन कौन से एग्जाम के आपको सवाल करने हैं जो सेम है, यूपीएससी के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, जैसे कि जो भी है एएलसी के अलावा ईएसआईसी, ईपीएफओ, एडमिन ऑफिसर, सीएसडी, कैंटीन मैनेजर, आरटी एग्जाम करना है, सीआईएसएफ वाले करने हैं, सीएपीएफ वाले करने हैं। और गाइज ये सब बातें जो आप बोल रहे हो काफी हम सोच समझ के बोल रहे हैं, हम लोगों ने एक एक सवाल किया है, डिफिकल्टी लेवल देखा है, उसके बाद आपको हम लोग ये वाली बात बता रहे हैं। सीआईएसएफ, सीएपीएफ, एक है सीडीएस, लेकिन सीडीएस में कुछ चीजें छोड़नी भी हैं। जैसे सीडीएस में ट्रिग्नोमेट्री आती है, वो तुम्हें नहीं करनी है। सीडीएस में प्रोबेबिलिटी आती है, तुम्हें नहीं करनी है। सीडीएस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, तुम्हें नहीं करना है। तो ऐसे कुछ चीजें छोड़नी भी है तुम्हें वो, बट उस सीडीएस के अलावा बाकी सारे आपको सवाल करने हैं, बाकी सारे एग्जाम्स के, इंक्लूडिंग सी सेट। सो दिस विल गिव यू अ वेरी गुड क्वेश्चन बैंक, और उसी से हमने अपना क्वेश्चन बैंक हम लोगों ने बनाया हुआ है, विच आर वेरी रेलेवेंट टू यूपीएससी आरटी एग्जाम्स। सो उसके बाद हम लोगों ने अपना क्वेश्चन बैंक कर लिया, एंड फाइनली आपको 100% कवरेज आपको हो गया। यू विल राइट सम मॉक टेस्ट एंड यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। सो दिस इज द वे आपको तैयारी करना है। इस सारी स्लाइड की समरी मैं आपको बता देता हूं। इस सारी स्लाइड की समरी ये है कि तैयारी कैसे करना है। ट्रेडिशनल रिसोर्सेज से करना है। अगर कोई भी रिसोर्स आपकी जिंदगी आसान बनाता है, उसको नहीं छूना है। यू हैव टू गो थ्रू द ट्रेडिशनल वे ऑफ हार्ड वर्क, सिर्फ वही तरीका एग्जाम पास करने का। एंड यूपीएससी एएलसी का एग्जाम यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की तरह अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम नहीं है, काफी आसान पेपर है। और एक बार तुम भी खुद से सोचो, फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर वो क्या मुश्किल कर सकता है। फैक्ट्रीज एक्ट इट्स अ वेरी डिफाइंड एक्ट, एक एक लाइन लिखी हुई है, उसमें एग्जामिनर चाह के भी क्या मुश्किल कर सकता है। सो अगर यूपीएससी के एएलसी में अगर तुम फेल होते हो तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कि तुमने मेहनत नहीं की, दूसरा मेहनत की पर कुछ स्मार्टनेस करने की कोशिश कर रहे हो। स्मार्टनेस करने की कोशिश मत करो, इंटेलिजेंट बनने की कोशिश मत करो। स्टिक टू ट्रेडिशनल रिसोर्सेज, 100% सिलेबस करो, एंड नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग अ वेरी गुड स्कोर। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड how you guys will prepare for UPSC ALC exam with human peritus. So इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, let us go to website of human peritus. So we'll go on the home page. Once I'm on the home page, I'll click on UPSC ALC link, and once I click on that, I come on the UPSC Assistant Labor Commissioner ALC exam page. ठीक है। अब क्या, जो तुम्हारा entire preparation का जो plan है, that has got 3 parts. सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले यू विल गो थ्रू द कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स विच विल सेंड यू एट योर होम वाया कोरियर। अब अगर आपको देखना है कि इन कंसाइज प्रिंटेड बुकलेट्स में हाउ कंटेंट हैज बीन अरेंज्ड, सो ऑन द सेम पेज स्क्रॉल डाउन एंड यू कैन चेक आउट द सैंपल ऑफ प्रिंटेड बुकलेट्स। आप इसमें से कुछ बुकलेट्स का सैंपल आप देख लीजिए। यू कैन गो थ्रू कंप्लीट इंडेक्स पेज, उसके बाद काफी सारे पेजेस दिए हुए हैं, एंड यू कैन सी हाउ एवरीथिंग हैज बीन पुट टुगेदर। ठीक है। सो स्टेप नंबर 1 डन, गोइंग थ्रू एंटायर सिलेबस थ्रू दीज प्रिंटेड बुकलेट्स। ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस। उसके बाद आप क्या करोगे, देन यू विल गो थ्रू वीडियो क्लासेस, आइदर लाइव या recorded, whichever way you are enrolled, you will go through these video classes. ठीक है। अब now to understand and to assess the quality and style of teaching in these video classes, what you can do, again on the same page scroll down and you can go through some of these classes. जैसे यहाँ कुछ लेबर लॉज का क्लास पढ़ा हुआ है, एचआर का है, ओबी का है,
न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का है। सो कुछ क्लासेस भी आप चला के आप देख लीजिए कि कैसे हाउ द टीचर्स आर टीचिंग इन दीज क्लासेस एंड हाउ दे आर मेकिंग थिंग्स इजियर फॉर यू। सो दिस वाज स्टेप 2। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं दैट दे गो थ्रू वीडियो क्लासेस फर्स्ट, देन दे गो थ्रू बुकलेट्स डिपेंडिंग अपॉन योर स्टाइल ऑफ लर्निंग, बट दीज टू स्टेप्स टुगेदर विल मेक श्योर कि आपका पूरा सिलेबस इसमें से कवर हो जाएगा। देन वी कम टू थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, यू विल गो थ्रू अ ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो गाइस, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक क्या है? So in this online question bank, there are approximately 7 to 8,000 questions, which are subdivided into 100 subtopics. जैसे कि हमने पूरे एचआर को छोटे छोटे टॉपिक में तोड़ दिया। एचआर के अंदर कंपनसेशन एक अलग टॉपिक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल अलग है, एचआर प्लानिंग अलग है, मोटिवेशन अलग है। फिर उस सब टॉपिक्स के स्पेसिफिक सेक्शन वाइज टेस्ट हैं। जैसे कि कंपनसेशन के ही 80 सवाल होंगे या मोटिवेशन थ्योरीज के ही 50 सवाल होंगे। सो सब टॉपिक वाइज you will find these around 7-8,000 questions broken into subtopics. So इसका क्या फायदा है? So this gives you flexibility to focus only on those areas where you feel the need. Second thing guys, एवरी क्वेश्चन कम्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मतलब जब आप ये सवाल करोगे, आपको अगर आपको नहीं आता है सवाल, आपको दोबारा से बुक देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वहीं उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने दिया हुआ है। एंड नाउ ऑफ कोर्स प्रीवियस ईयर एएलसी, जैसे एएलसी से पहले 2017 में हुआ, 15 में हुआ, 13 में हुआ, वो सब तो इंक्लूडेड है ही। लेकिन जो यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि ईपीएफओ, एपीएफसी, एडमिन ऑफिसर, ईएसआईसीडीडी, वो आज तक जितने भी हुए हैं, वो सारे सवाल भी आपके लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, एंड विच आर हाईली रेलेवेंट बाय द वे। और उसमें से जो रेलेवेंट नहीं है हमने हटा दिया है। जैसे कि आपको इंग्लिश भी आता है हर पेपर में, इंग्लिश आपके में नहीं है तो आपको इंग्लिश नहीं देखेगा। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उसके सवाल हमने हटा दिए हैं। इवन टॉपिक वाइज प्लानिंग है, जैसे कि आपको अपने कोर्स के लिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का जरूरत नहीं है, तो हमने हटा दिया है। सो जो रेलेवेंट सवाल है वही है इन 7,000 में। गाइस, इट इज सुपर इंपॉर्टेंट कि आपको ये 7,000 सवाल एक एक करके करने हैं। इनमें सवाल रिपीट भी होते हैं। ऐसा होता है कि एक बार एक सवाल कोई एपीएफसी में 2015 में आया, फिर वो एएलसी में 2017 में आ गया। सवाल रिपीट भी होते हैं। सो सिर्फ बुकलेट और वीडियो पढ़कर एग्जाम में नहीं जाना है, ये सारे सवाल एक एक करके आपको जरूर करने हैं। So this was part 3, which was a online question bank, जिसमें सेक्शनल टेस्ट है। अगर आप ये तीनों चीजें कर लेते हो, यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। इसके बाद क्या है, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। एंड आइडिया ऑफ मॉक टेस्ट इज नॉट टू मेक यू लर्न एनीथिंग न्यू। मॉक टेस्ट का क्या आइडिया है? To make you understand time management for the exam day, again on the online test platform, just like real UPSC exam, वैसे ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन टेस्ट है। तुम सीख तो चुके ही हो पहले। नाउ आइडिया इज टू अंडरस्टैंड कि टाइम मैनेजमेंट या स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, क्या चीज पहले करना है, क्या बाद में करना है, उन सब चीजों के लिए आप लोग मॉक टेस्ट करते हो। सो गाइस, इफ यू गो थ्रू दीज 3 स्टेप्स और फिर मॉक टेस्ट विद अस, if you'll go through these 3 step and mock test with us, इसके अलावा आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। कोई दूसरा बुक नहीं छूना है, बेरेक्ट नहीं पढ़ना है, कोई प्रीवियस ईयर पेपर भी नहीं करना है। जो हमने दिया सिर्फ उतना ही करना है। अगर एक बार कर लो तब भी दूसरा बुक नहीं छूना है। एक बार कर लो तो हमारे कंटेंट को ही दूसरी बार करना है, तीसरी बार करना है, 5वीं बार करना है, और वो करके एग्जाम में बस चले जाना है। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट वी आर टेलिंग यू टू डू, व्हाट वी आर टेलिंग यू टू स्टडी। लेकिन सब करना है। सिर्फ ऐसा नहीं करना कि ऑनलाइन सवाल लगा लिए और चले गए और बुकलेट नहीं पढ़ी या क्लास नहीं लगाई। ऐसा भी नहीं करना कि बुक क्लास लगा लिया लेकिन ऑनलाइन सवाल नहीं। जो दिया है 100% करना है, एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अवर्स दैट आपका एक अच्छा स्कोर क्यों नहीं आएगा। गाइस, दिस स्ट्रेटजी हैज वर्कड वेरी वेल। एएलसी का एग्जाम जो 2017 में हुआ था, इन दैट 35 guys were selected from all over India. Every 5th guy was human apparatus student. आप उनके नाम भी यहाँ देख सकते हैं, हम लोगों ने लिखा हुआ है कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा इनफैक्ट यू शुड गो एंड वॉच इंटरव्यूज ऑफ सम ऑफ देम। साक्षी चुक का इंटरव्यू आपको जरूर देखना है, हाउ शी हैज डन एवरीथिंग, इट्स वेरी मोटिवेटिंग, ठीक है। देन इसके अलावा आपको इफ यू वांट टू गो अहेड,
We are starting live classes from 21st of November 2022, which will go on up to mid-Feb. Mid-Feb तक हम लोग सिलेबस खत्म कर देंगे. So through website only you have to pay online और आप enroll कर सकते हो. We want you to come for live classes. Live class में आओ, सीखो, टीचर से बात करो and spend good time. अच्छे से पढ़ो, 3-4 महीने पढ़ो, पहली बार में एग्जाम निकालो and live your dream. And if there is any doubt, you can come back to us. There is also a link given in the description below. That link will connect you directly with our team via WhatsApp. Click on that, get connected, and do let us know whatever you feel like. All the best, guys.